हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जमकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी बैंकिंग के अंदर और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपने रट्टे लगाए तो कहीं न कहीं इंटरव्यू वगैरह में कहीं न कहीं फेल हो जाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है। पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर और पूरी बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरी बैंकिंग और इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगली 8 से 10 मिनट में आपको इसका कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, इसका मीनिंग समझाऊंगा। तो कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल ध्यान से। जितनी भी मैं बातें करूंगा वो सारी की सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है। बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कमेंट्स वगैरह को छोड़ दीजिए, कमेंट्स वगैरह नहीं देखने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग समझना। तो इसका नाम क्या लिखा है यहाँ पर? मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग लेकर चलूंगा, एक एक वर्ड से आपको बिल्कुल जोड़ूंगा, क्योंकि नाम में ही सब कुछ होता है। सारी की सारी चीजें नाम के पीछे ही छिपी होती हैं। तो सबसे लास्ट में लिखा है आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई के बारे में तो आप बहुत सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मुझसे पढ़ के आ चुके हैं, सीख के आ चुके हैं। आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ लिया है, मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, आपने इसकी सब्सिडरी कंपनीज के बारे में पढ़ लिया है, आपने प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है आरबीआई के बारे में। जब आपने आरबीआई के फंक्शंस पढ़े थे तो मैंने वहां पर कुछ फंक्शंस पढ़ाए थे आपको, और क्रेडिट कंट्रोल एक फंक्शन पढ़ाया था, और क्रेडिट कंट्रोल में कहा था मैंने ये मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में समझाऊंगा। क्रेडिट कंट्रोल ही एक्चुअली क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को ही हम क्या कह सकते हैं? क्रेडिट कंट्रोल कह सकते हैं। तो जो आरबीआई के फंक्शंस थे, तो उसमें उन फंक्शंस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम ही क्या है? टू क्रिएट द मॉनेटरी पॉलिसी। टू क्रिएट द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाना ही आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल, सबसे मुश्किल जो टॉपिक है, जो काम है, वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? आरबीआई के प्राइमरी फंक्शन में से एक काम है। जितने भी काम है आरबीआई के, उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। अब आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी का मीनिंग सीखते हैं। पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? a set of principle, a set of basic principle to guide something। किसी काम को करने के लिए, गाइड करने के लिए जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं और उनको लिख दिया जाता है कहीं पर, किसी काम को करने के प्रोसेस या किसी काम को करने के लिए गाइड करने के लिए जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड। किसी काम को करने के लिए, गाइड करने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। अब इस पॉलिसी के आगे मैं जो नाम या जो काम लिख दूंगा, उसी को करने के लिए, उसी से रिलेटेड वो प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। तो मैंने पॉलिसी के आगे क्या लिख दिया? मॉनेटरी। और मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मनी। और मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बनाए गए सिद्धांत, पैसे से रिलेटेड बनाए गए सिद्धांत क्या कहलाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। आपको हल्का फुल्का इस तरह का समझ में जरूर आ रहा होगा। मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी। और इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है आरबीआई। अब मनी से रिलेटेड क्या पॉलिसी बनाता है और आरबीआई क्यों बनाता है, ये दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सबसे पहले इनको ही डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से बारीकी से लेकर चीजों को आगे बढ़ूंगा भाई। बिल्कुल शांति के साथ आपको ये सारी की सारी चीजें सुननी है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुननी है ये सारी की सारी चीजें। तो आपको समझ में आया होगा कि जो मनी से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है आरबीआई, उसी को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब मनी से रिलेटेड क्या? मनी को बैलेंस में रखने के लिए, मनी को इकोनॉमी में कैसे बैलेंस में रखा जाए, उसके लिए जो रूल्स बनाए हैं, उन सभी रूल्स को मिलाकर क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ये कौन बनाता है? ये आरबीआई ही बनाता है। उन प्रिंसिपल्स को यूज करके हमेशा पॉलिसी क्रिएट करता रहता है। मनी को इकोनॉमी में बैलेंस रखना है।
मनी को इकोनॉमी में बैलेंस क्यों रखना है। अब दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मनी का क्या बैलेंस रखना है और क्यों रखना है इकोनॉमी के अंदर। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी बचपन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आरबीआई बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छापता है। भाई मैं अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं आपको कि आरबीआई आरबीआई अनलिमिटेड मनी क्यों प्रिंट नहीं करता है। आरबीआई अनलिमिटेड मनी क्यों नहीं प्रिंट करता है। एक तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। दूसरा, कभी आपको अपने देश पर भी प्यार आया होगा, ध्यान में चीजें आई होंगी कि इंडिया के अंदर बहुत सारे पुअर पीपल रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, क्या उनको अमीर नहीं बनाया जा सकता। आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर दे और उन सभी को एक एक बोरी नोटों की दे दे और वो सभी अमीर हो जाएं, और सभी अमीर हो जाएं तो देश से गरीबी बिल्कुल आसानी से गरीबी बिल्कुल आसानी से दूर की जा सकती है। तो ऐसा आरबीआई क्यों नहीं करता। चाहे बचपन में आए हो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में, या अभी आपके दिमाग में आ रहे हो जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आपके दिमाग में अगर ये दो क्वेश्चन आए हैं और इन दो क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर मिल गया, जब मिल जाएगा, तो आपको पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गई है, पूरी इकोनॉमी की लैंग्वेज समझ में आ गई, पूरी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। इस बात की गारंटी है कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसे क्यों प्रिंट नहीं करता है। अगर अनलिमिटेड पैसे प्रिंट कर दे, मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाए, तो क्या हो जाएगा। और बहुत कम पैसे प्रिंट करे आरबीआई, तो उससे क्या हो जाएगा। अगर सभी गरीबों को एक एक बोरी नोट की प्रिंट करके दे दी जाए, तो उससे क्या हो जाएगा। मैं इन्हीं दो क्वेश्चन पर पहले फोकस करता हूं, उससे पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उससे सारी की सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। क्लियर है। मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाए तो क्या होगा। अब ध्यान से सुननी है चीजें, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना भाई। अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड पैसा कर दिया, तो सभी के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब मनी बढ़ जाएगी, मार्केट के अंदर मनी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, सभी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, और यंगस्टर की सबसे पहली पसंद क्या है, आईफोन है। आप सभी क्या करेंगे, आईफोन लेने के लिए शॉप पर पहुंच जाएंगे, और शॉप पर मान लीजिए केवल 10 ही आईफोन है। शॉप पर क्या है, केवल 10 आईफोन अवेलेबल हैं, और वहां पर 1000 लोग लाइन में लगे हैं, 1000 लोग लाइन में लगे हैं, और हर शॉप पर मान लीजिए 10-10 आईफोन है, और हर शॉप के बाहर क्या होगा, एक एक हजार लोग बाहर खड़े हैं फोन खरीदने के लिए, क्योंकि सभी के पास पैसा ही पैसा आ गया है। आरबीआई ने सभी को पैसा ही पैसा दे दिया, सभी को अमीर बना दिया। तो उस सिचुएशन में जो शॉपकीपर होगा वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा भाई मेरे पास स्टॉक तो बहुत कम है, स्टॉक कम है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो मेरे पास भी यही अपॉर्चुनिटी है, यही मौका है, क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कमा लूं। तो उन आईफोन्स को ब्लैक में बेचने की कोशिश करेगा। ब्लैक में कैसे बेचेगा, जिसकी प्राइस 1 लाख थी आईफोन की, 1 लाख थी, वो क्या कहेगा, मैं 2 लाख में दूंगा। 10 जो 1000 बंदे बाहर खड़े थे वो कहेंगे हम भी 2 लाख दे देंगे। वो फिर कहेगा मैं 3 लाख में दूंगा एक आईफोन। उस सारे के सारे कहेंगे भाई हम 3 लाख भी दे देंगे। क्यों दे देंगे वो 3 लाख, एक तो पहली पसंद है उनकी, आईफोन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन का सवाल है। लोग किडनी तक बेच देते हैं आईफोन के चक्कर में, कई बार अपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, उनके पास ये पैसे क्या है, फ्री में है, फ्री में मिले हुए हैं, और फ्री की चीज की कोई कदर नहीं होती। वो क्या कहेंगे कि चाहे सारे पैसे ले लो लेकिन आईफोन मुझे चाहिए, और धीरे धीरे करके चीजों के प्राइस
बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आईफोन का, ऐसे ही हर चीज के प्राइस ऐसे ही बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर शॉपकीपर कहेगा यार ये तो देने के लिए रेडी है, वो कहेगा मैं 10 लाख में ही दूंगा एक एप्पल का फोन। अब वो क्या कह रहा है, 10 लाख में ही दूंगा। अब 10 लाख रुपए तक जो 1 लाख की चीज थी वो 10 लाख में मिल रही है, और ऐसे ही जो 1 रुपए की चीज होगी वो 100 रुपए में बिकेगी, यानी कि प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा, डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। ये 5-7 मिनट जो मैं आपको इस एग्जांपल के साथ बातें करूंगा, वो चीजें बिल्कुल ध्यान से सुननी है, ठीक है। भाई इसको साफ हो जाने दो। कि जब मनी हो गई सभी के पास, तो प्राइजेस क्या हुए, जब मनी सबके पास बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए, और जब प्राइस बढ़े तो डिमांड डिमांड क्या हुई, डिमांड बढ़ गई। और जो सप्लाई थी, वो चीजों की सप्लाई थी, वो अभी स्टेबल की स्टेबल है, वो क्या है, उतनी की उतनी है। ये सप्लाई नहीं बढ़ रही। अब आप कहोगे सर लोग आईफोन खरीदना चाह रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा देंगे। भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ा देंगे, अब हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। चलो आपकी भी बात मान लेता हूं कि सर प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, एप्पल वाली कंपनी क्या करेगी, दिन रात आईफोन छापना स्टार्ट कर देगी। भाई मुझे ये बताइए कि जो एप्पल की कंपनी है, उसका जो प्लांट है जहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं, उसकी भी तो एक कैपेसिटी होगी ना, कि एक दिन के अंदर इतने इतने ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक दिन के अंदर इतने ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 लाख पीसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं। ऐसे ही हर एक चीज की कैपेसिटी होगी कि मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए खाने पीने की जो चीजें हैं उनका तो एक सीजन पर ही प्रोडक्शन होता है, और बिना सीजन के तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो मान लीजिए आप प्रोडक्शन बढ़ा ही लेते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, पूरी की पूरी डिमांड को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा फिर आपके पास, सर आप ये कहेंगे कि सर हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते, दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। हमें तो डिमांड पूरी करनी है, लोगों की डिमांड पूरी करनी है, लोगों के पास पैसे हैं। भाई डिमांड को पूरा करने के लिए जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको जो फॉरेन करेंसी होगी, फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। वो फॉरेन जो करेंसी है, फॉरेन स्टॉक है, जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है वो भी आपके पास लिमिटेड मात्रा में है। अगर वो सारा का सारा बहा दिया आपने, सारा का सारा इन चीजों में पे कर दिया, तो आपके पास फॉरेक्स कम हो जाएंगे। अब वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ज्यादा इंपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक नीड है वही पूरी नहीं हो रही है। इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट करने की बजाय। तो आपका ध्यान रखना, मैं आगे आपको फिस्कल पॉलिसी में पढ़ाऊंगा, अब तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा हूं, फिस्कल पॉलिसी पढ़ाऊंगा। वहां पर करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा आपका। करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है कि इंपोर्ट ज्यादा कर दिए किसी देश ने और एक्सपोर्ट उतने कर नहीं रहा है, वो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो आप इंपोर्ट भी एक लिमिटेड मात्रा में ही कर पाओगे। इंपोर्ट भी क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में ही गवर्नमेंट कर पाएगी। तो अब यहां पर ध्यान देना, वापिस चीजों को सुनो, कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, आरबीआई ने बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए, तो क्या हुआ, चीजों के प्राइस बढ़ गए। चीजों के प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड करनी स्टार्ट कर दी हर एक चीज की, लेकिन मार्केट में उन चीजों का प्रोडक्शन एक लिमिटेड मात्रा में ही था, उनकी सप्लाई एक लिमिटेड मात्रा में ही थी। सप्लाई हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लिमिट में ही बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, इससे डिमांड हमारी पूरी नहीं हो पाई। डिमांड पूरी करने के लिए हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लिमिट में कर पाए। इंपोर्ट भी अगर करना चाहेंगे तो वो भी एक लिमिट में ही कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। अब करें तो करें क्या, अब करें तो करें क्या, इस सिचुएशन को हम कैसे संभालें, इस सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल करें। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम गए आरबीआई के पास, आरबीआई के गवर्नर के पास। गवर्नमेंट कहां गई, आरबीआई के गवर्नर के पास, कि मालिक अब आप देखो कि मार्केट में बहुत अफरा तफरी हो रखी है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है। अब इस वजह से कुछ भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। अब आरबीआई का गवर्नर ये देखेगा कि मार्केट में हो क्या रखा है। मार्केट में उसने देखा कि मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रखा है, मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रखा है, ये प्रॉब्लम है। उसने रूट कॉज ढूंढ लिया कि भाई ये डिमांड क्यों बढ़ी हुई है,
क्योंकि लोगों के पास पैसा है। लोगों के पास पैसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में दिया गया था लोगों को पैसा, आपके कहने पर कि सभी को अमीर बना देते हैं, सभी के पास पैसा ही पैसा कर देते हैं। तो अब उस पैसे को अगर हम वापिस निकाल लें, अगर हम वापिस निकाल लें, अगर हम उस पैसे को किसी ना किसी तरीके से उस पैसे को वापिस निकाल लें, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होगा तो वो क्या करेंगे? चीजें कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे तो प्राइस कम हो जाएंगे और डिमांड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये जो मैंने आपके साथ 15 मिनट बातें की हैं, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें की हैं। अगर अभी समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को वापस बैक कर दीजिए और मेरे एग्जांपल को फिर ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा है? मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा? हर कोई अपने शौक पूरा करना चाहेगा, हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चीजें खरीदना चाहेगा, लेकिन मार्केट में वो चीजें लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल होंगी। लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल होंगी तो दुगने पैसे, तिगने पैसे देकर उन चीजों को पाना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे और वहीं पर प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे उन चीजों के, और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। डिमांड बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ी हुई इसलिए प्राइस बढ़ गए, डिमांड बढ़ी हुई है इसलिए प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ने के वजह से क्या हुआ? सारी की सारी सिचुएशन क्या होगी? इम्बैलेंस हो गई, बैलेंस नहीं है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास गए, आरबीआई के गवर्नर के पास गए। आरबीआई के गवर्नर ने रूट कॉज देखा, मुख्य कारण देखा। ये सारी चीजें होने की वजह क्या थी? लोगों के पास पैसा ज्यादा था। अब आरबीआई ने सोचा कि अगर किसी ना किसी तरीके से मैं इस पैसे को मार्केट में कम कर दूं, इस पैसे को मैं अपनी तरफ खींच लूं, गवर्नमेंट की तरफ खींच लूं, या मैं अपने पास खींच लूं और लोगों के पास पैसा कम कर दूं, तो अपने आप से डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो इस पैसे को मार्केट में लोगों के पास से पैसे को कम करने के लिए जो आरबीआई के गवर्नर ने रूल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब सोचिए, मार्केट में जब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। मतलब आपने क्या समझा? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एक बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई होगी बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आई है तो वापस देखिए। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आगे 2-3 जो क्लास लूंगा वो सारी समझ में आ जाएंगी। मेरे से आगे फटाफट जवाब दोगे आप, ठीक है? अब ये एक मैंने इस तरह का एग्जांपल लिया था, अब इसका उल्टा ले लो एग्जांपल। अब इसी चीज का उल्टा एग्जांपल ले लो। उल्टा एग्जांपल क्या होगा? कि लोगों के पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है, लोगों के पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है, तो क्या होगा? मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं उनको खरीदने नहीं जाएगा कोई एक चीज 100 रुपए की थी और लोगों के पास पैसे नहीं है, तो जो बेचने वाला था वो क्या कहेगा? भाई 50 की खरीद लो। अब जो खरीदार है वो क्या कहेगा? भाई 50 रुपए भी नहीं है, वो कहेगा 10 रुपए की खरीद लो। वो कहेगा मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ? जो सेलर था उसने अपने प्राइस कम करने स्टार्ट कर दिए। मतलब जब मार्केट में पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो चीजों की डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइस कम होंगे, प्राइस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइस बहुत नीचे कम हो जाएंगे, तो उसी को डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है? कमी हो जाएगी। एक महंगाई होती है, महंगाई की जगह पे क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी, डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है? अब ये डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है ये भी घातक है, विटल है, ये भी परेशान करने वाली चीज है। क्यों भाई? क्यों परेशान करने वाली? भाई सस्ती चीजें मिल रही हैं लोगों को, बिल्कुल सस्ते रेट में मिल रही है। भाई उसको तो सस्ते रेट में मिल रही है, लेकिन जो बनाने वाला है वो कैसे बनाएगा? वो आगे क्या करेगा? वो तो डूब जाएगा ना, वो तो डूब जाएगा, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो वो आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है? आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा वो। तो ये भी सिचुएशन गलत है और पहले वाली भी सिचुएशन गलत थी। यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही चीजें गलत होती हैं। आपसे इंटरव्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इन्फ्लेशन अच्छा है, डिफ्लेशन अच्छा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ही डिफ्लेशन अच्छा है। एक कंट्रोल्ड सिचुएशन
ही अच्छी होती है। ना इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना डिफ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन होना चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। जितना सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, उतना ही होना चाहिए। कंट्रोल्ड वे में इन्फ्लेशन ही अच्छा होता है। मुझे 20 मिनट हो गई हैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हुए। कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत गहरी चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। तो अब ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ही डिफ्लेशन अच्छा है। ना ही इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ही डिफ्लेशन अच्छा है, और ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं, मनी को मार्केट में, मनी को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए, मनी को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ये कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ये कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। समझ में आई मेरी बात? मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये क्या कर रही है? पैसा पैसा। मान लीजिए इनके हिसाब से मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाए, तो ये कौन है? पहचाना इनको? ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ये आरबीआई गवर्नर हैं। इनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? क्यों पैसा पैसा करते हैं? पैसे की लगा दो ढेरी। तो ये अगर सभी के पास, लोगों के पास पैसे की ढेरी लग जाएगी, तो उससे क्या होगी? महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये शक्तिकांत दास जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कंट्रोल वे में रखना होगा, पैसे की ढेरी नहीं लगा सकते सभी के पास। ये एक इमेज आपको समझाने के लिए सेट की थी। ये समझा रहे हैं इनको कि ऐसा नहीं करना है, पैसे की ढेरी नहीं लगानी सभी के पास, ठीक है। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैसे का, ये जो पैसा है मार्केट में, ये ढेरी लगी हुई है, ये मार्केट में आगे अगर सभी के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एसकेडी साहब हैं, शक्तिकांत दास साहब हैं, जो पॉलिसी बनाएंगे, उसी को क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। मेरे हिसाब से मीनिंग समझ में आया होगा। देखो, मैंने आपके लिए 22 मिनट लगाई हैं। इन 22 मिनट की जगह पे मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकता था और आगे बढ़ सकता था, आपको बिना कॉन्सेप्ट समझाए एक रट्टाफिकेशन करा सकता था। क्या रट्टा लगवा सकता था कि monetary policy is a tool that is prepared by RBI to control the money supply in the economy या to control the inflation। 10 सेकंड में मेरा काम हो जाता और आपको चीजें कुछ भी नहीं समझ में आती, आप जहां पर थे वहीं पर रह जाते। और उसी चीज को समझाने के लिए, एक डेफिनेशन को समझाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की, मैंने आपके लिए 22-23 मिनट लगा दी हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास कीजिए, आपको पूरा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और पूरी सीरीज देखिए, मैं 50 प्लस क्लासेस अरेंज करने वाला हूं आपके लिए, और 5 से 6 क्लासेस ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूं। उनको पढ़ लीजिए, उनमें कॉन्सेप्ट है। उस जैसा कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, पेड कंटेंट भी नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से मैच करके देख लीजिए, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ता हूं मैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपने क्या सीखा? मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्या सीखा कि ये जो रूल्स बनाए आरबीआई ने मनी की सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए, इसी को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये जो रूल्स को इकट्ठा करके मैंने क्या रख दिया? एक बॉक्स में रख दिया। उस बॉक्स को मैंने क्या कह दिया? टूल कह दिया। अब वो रूल कौन कौन से हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगली वाली क्लास में देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? आरबीआई ने मार्केट में मनी की सप्लाई जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी या बहुत ज्यादा कम हो जाए, उसको बैलेंस करने के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए, जो टूल्स बनाए, उनको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। उनका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उनका नेक्स्ट क्लास में पोस्टमार्टम करेंगे भाई ये क्यों बनाए हैं, इनका क्या रीजंस हैं, सारी की सारी चीजें। मॉनेटरी पॉलिसी में मजा आएगा पढ़ते हुए, और बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं मॉनेटरी पॉलिसी में। तो इन सभी रूल्स को क्या कहा? मॉनेटरी पॉलिसी कहा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। और इनको क्यों बनाया? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो कंट्रोल करना ही था, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके जो प्राइसेज हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो लोगों का आपकी करेंसी में ट्रस्ट हो जाएगा, लोगों का आप में से ट्रस्ट कम हो जाएगा, देश का इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा। तो इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? क्या मुझे अब मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग दे सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में? तो मैंने आपके लिए यहां पर एक डेफिनेशन दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल। मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल। टूल क्यों कहा है? क्योंकि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था, अभी बताया था मैंने, इकट्ठा एक बंच को मैंने क्या कह दिया? टूल कह दिया। दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूं। क्यों बनाया गया है? मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा या कम हो जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो टू कंट्रोल द
फ्लो ऑफ मनी, क्या मैं कहूं सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी, ठीक है, इन द मार्केट, कुछ भी रख लीजिए यहां पर। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है, हमारे देश के अंदर मनी की सप्लाई बराबर मात्रा में बनी रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। कम होने के भी इफेक्ट देख लिया आपने, ज्यादा होने के भी इफेक्ट देख लिए। इसका बनाने का एम क्या था, वही था भाई मैंने अभी बताया था, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, बताइए मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, अगर मार्केट में प्रॉपर मात्रा में अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मार्केट में मनी पहुंचती रहेगी, प्रोड्यूसर के पास टाइमली पैसा पहुंचता रहेगा, जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना अवेलेबल हो टाइमली, ठीक है, तो क्या हो, उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और डोमेस्टिक नीड भी पूरा करेंगे, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारे पास। देखिए मान लीजिए ये कोई प्रोड्यूसर है, पी प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए 10 लाख चाहिए, लेकिन इसके पास 10 लाख है ही नहीं, इसको टाइमली ये पैसे अरेंज ही नहीं हुए, अरेंज नहीं हुए तो प्रोडक्शन नहीं कर पाया, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो डोमेस्टिक नीड पूरी नहीं होगी, ये कुछ माल एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी हमारी कंट्री। तो अगर इस तक टाइमली और उचित मात्रा में जितने की रिक्वायरमेंट है और जितना मार्केट में होना चाहिए उस हिसाब से पैसा पहुंचाने के लिए आरबीआई ने जो रूल्स बनाए हैं उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर इस तक टाइमली पैसे पहुंचते रहेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। प्राइस स्टेबिलिटी, भाई कभी चीजें बहुत ज्यादा हो जाए, कभी चीजें बहुत कम हो जाए, कभी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, उससे क्या होगा, प्राइस अप डाउन होंगे। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कभी पैसा ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है तो प्राइस घटते बढ़ते रहेंगे और दोनों ही सिचुएशन क्या है, बेकार है। तो ये रूल्स क्यों बनाए, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बना रहा है आरबीआई, उसका एम क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी करना, प्राइस स्थिर रखना, जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो स्थिर रहें, वो बैलेंस रहे, ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। दूसरा, टू मेंटेन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा, कि मार्केट में जितनी जरूरत है, इकोनॉमी के अंदर जितना होना चाहिए पैसा उतना अवेलेबल हो, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो, ठीक है। अगला अगला जो ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का, जनरल ट्रस्ट इन द करेंसी, अगर आपकी जो करेंसी रुपया उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, भाई सभी के पास पैसा ही पैसा है लेकिन चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास एक एक ट्रक पैसों का है लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं खरीद पा रहे, तो रद्दी का कागज हो गया है ना, वो रद्दी का कागज होगा तो उसमें आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसा सिचुएशन ना बने और लोगों का आपकी करेंसी में भरोसा बना रहे, अपनी करेंसी में भरोसा बना रहे, इसलिए ये रूल्स बनाए जाते हैं, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जनरल ट्रस्ट इन द करेंसी। टू लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझोगे, टू लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए, बेरोजगारी कम कैसे होगी, बताइए बेरोजगारी कम कैसे होगी। देखो इसको कैसे समझोगे, इसको इस तरीके से समझो, मान लो एक टी प्रोड्यूसर है, ठीक है, और आप हैं, ठीक है, आपका मैं नाम कुछ भी रख दूं, ये प्रोड्यूसर है और ये आप हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको कोई जॉब नहीं लगी, आपको कोई जॉब नहीं लगी, अगर आपको कुछ फाइनेंस अरेंज हो जाए, ठीक है, फाइनेंस अरेंज हो जाए तो आप खुद का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और खुद का काम करेंगे तो क्या बेरोजगार रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो ये फाइनेंस मार्केट में आप तक प्रोवाइड कराना बैंकों के थ्रू, लोन के थ्रू, ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, आरबीआई की जिम्मेदारी है, ठीक है, लोन्स के थ्रू, लोन सस्ते करने हैं, महंगे करने हैं, आप तक पैसा पहुंचे, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको रोजगार मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आया। दूसरा, ये प्रोड्यूसर है, इसके पास 100 बंदे काम करते हैं, ठीक है, अब इसके पास पैसे खत्म हो गए और आरबीआई ने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है कि प्रोड्यूसर तक पैसे पहुंचे, लोन वगैरह किसी भी फॉर्म में, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन नहीं करेगा, अब प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये 100 लोगों को कहां से सैलरी देगा, नहीं देगा तो इनको निकाल देगा, इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब लेकिन इस तक प्रॉपर बैंकों के थ्रू फाइनेंस अरेंज हो जाता है और इस तक पैसे पहुंच जाते हैं, इस तक पैसे पहुंच गए तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा,
अब प्रोडक्शन ये टाइमली कर रहा है और जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी कर रहा है, तो 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और जरूरत मान लो बढ़ गई और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसके पास टाइमली सारा पैसा अवेलेबल है, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकता है ये, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो 100 लोगों को और भी तो रोजगार दे सकता है। और ये जो आप थे, आपने जब अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट किया तो 10 लोगों को तो आप भी रोजगार दोगे अगर आप तक पैसा पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर टाइमली आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो उससे आपका और लोगों का रोजगार बढ़ता है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की सिचुएशन भी कम होती है, बेरोजगारी कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। आपको यहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं आपके एग्जाम में? देखो, सबसे पहला तो आपके मीनिंग से आ चुका है। Name the tool which is prepared by RBI to control the flow of supply in the economy। उस टूल का नाम बताइए जो आरबीआई के द्वारा मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन में क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या डाल देंगे आपके। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। मैंने आपको जो स्टडी प्लान दिया उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उसमें देख लेना किस क्लास में होगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी आरबीआई नहीं बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, और आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि हु क्रिएट द मॉनेटरी पॉलिसी, तो आंसर क्या होगा? आरबीआई होगा। आरबीआई के अंदर कोई कमेटी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो बनाएगी। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू क्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। इनमें से कौन सा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है? तो ये जो सामने लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये उसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे या एम हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट द मॉनेटरी पॉलिसी। नेगेटिव बनाकर पूछ लेंगे। यूपीएससी के एग्जाम्स में या जो सेबी या आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर नेगेटिव बनाकर पूछते हैं, ठीक है, और उसमें ऑप्शन रख देते हैं, ए बी दोनों हो सकते हैं, बी सी तीनों हो सकते हैं। इस तरीके से पजल करने की कोशिश करते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में। तो मैंने आपके लिए आधा घंटा लगा दिया मीनिंग समझाने में, ठीक है। तो आधा घंटे तक तो कोई मीनिंग नहीं समझाएगा आपको, मैं समझा रहा हूं, और आई होप कि आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आधा घंटा लगाया ना, आने वाली 2-3 क्लास को इजी कर देगा। आगे आने वाली 2-3 क्लास को क्या कर देगा? बिल्कुल इजी कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, आगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करना, ठीक है, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने क्या कहा आपको कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और साथ में ग्रोथ भी होती रहे हमारी, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है या डिफ्लेशन अच्छा होता है, मैंने क्या कहा था? दोनों ही अच्छे नहीं होते। एक बैलेंस्ड वे में इन्फ्लेशन अच्छा होता है, एक कंट्रोल वे में इन्फ्लेशन अच्छा होता है। कि तो इसके लिए भाई कितना इन्फ्लेशन ठीक हद तक रहेगा, कितना ठीक ठीक रहेगा, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट हर 5 साल में एक सेट करती है कि भाई अगले 5 साल तक इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक अप्रोक्स एक सेट करती है। तो हर 5 साल में गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन सेट करती है। जैसे कि 5 अगस्त 2016 को डिसाइड किया गया था अगले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन की रेट कितनी रहेगी? 4% की रहेगी। इसमें +2 -2% चल जाएगा, यानी कि 2% तक ऊपर बढ़ जाए तब भी कोई इश्यू नहीं होगा, 2% इससे कम आ जाए, इस 4% से कम आ जाए तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा ऊपर मान लो 7% या 1% रह जाए, वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए फिर दोबारा से कोई और पॉलिसी और सुधार लेके आएगी आरबीआई, और मीटिंग होगी उसके ऊपर। तो द इन्फ्लेशन, तो यहां पर लिखा है द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई वंस इन द 5 ईयर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि
गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मीटिंग करके अगले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन as the target for the period from 5 August 2016 to 31st March 2021 with the upper tolerance limit of 6% and the lower tolerance of 2%। मैंने यही चीजें आपको समझाई है। आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन टारगेट कितना सेट किया हुआ है अगले 5 साल तक, तो आपका क्या होगा? 4% सेट किया विद द टॉलरेंस ऑफ +2 - 2%। ठीक है, और ये कब से कब तक रहेगा? 31 मार्च 2021, यानी कि अगले साल 31 मार्च तक ये रहेगा। और अगले साल फिर ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पिछले 5 साल से यही रेट चला आ रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर बनाता कौन है। मैंने कहा आरबीआई बनाता है। भाई आरबीआई तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। ठीक है, क्या है? आर्टिफिशियल बॉडी है, यानी कि एक नाम है। आरबीआई थोड़ी ना बनाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगे, कोई कमेटी होगी, वही तो बनाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो रूल्स वगैरह हैं, इनको बनाने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? इसी नाम पर रखा गया है। उसका नाम क्या हो जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि हु क्रिएट द मॉनेटरी पॉलिसी, और इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और ये कब बनाई गई थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई है? अब ध्यान से सुनना, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई गई है। 2016 में बनाई गई है, मतलब 2016 से पहले क्या आरबीआई नहीं था? आरबीआई तो 1935 से है, तो उससे पहले कौन बनाता था? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी। क्या होती थी? एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी। वही अपनी एडवाइस देती थी, वो बस एडवाइस दे सकती थी, उसके पास पावर नहीं थी। किसको एडवाइस देती थी? आरबीआई के गवर्नर को, कि भाई ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है। अब आरबीआई के गवर्नर को जो अच्छा लगता वो डिसीजन लेता था। उससे गवर्नमेंट परेशान थी, उससे गवर्नमेंट परेशान थी। गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों के पास पैसा हो और आरबीआई गवर्नर चाह रहा है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा ना हो। तो दोनों में क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट होता था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और आरबीआई की पॉलिसीज जो माइंड मैप था वो मैच नहीं करता था। दोनों में फाइट हुई। दोनों में क्या फाइट हुई कि भाई जो आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं ना, ये ठीक नहीं है, ये हमारे अनुसार भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे अनुसार ही रहेगी, आरबीआई के अनुसार रहेगी। तो दोनों में फाइट हुई और फाइनल डिसीजन हुआ कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जो डिसीजन है हम दोनों मिलकर लेंगे। तो दोनों मिलकर लेंगे तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को खत्म करते हैं और एक नई कमेटी बनाते हैं, जिस कमेटी का नाम क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगा। और उसके अंदर हम दोनों के सदस्य होंगे। तो आरबीआई में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सहमति हो जाती है और कहते हैं कि चलो ठीक है, दोनों मिलकर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं। तो फिर हुआ कि इसके अंदर कितने मेंबर होंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए? तो दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि 7 मेंबर होने चाहिए। अब 7 तो इक्वल नहीं है ना, दोनों तरफ से इक्वल नहीं आ सकते, दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी चल रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा और इधर आरबीआई ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर आपके होंगे। और इधर आरबीआई ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर आपके होंगे। तो दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। तो दोनों ने फाइनली लास्ट में 2016 में डिसाइड किया कि ना तो 4 मेंबर आपके होंगे, ना ही 4 मेंबर हमारे होंगे, केवल दोनों के 3-3 मेंबर होंगे और कुल 6 मेंबर होंगे। कुल 6 मेंबर होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। तो आगे पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मैंने बताया अभी तक, मैं रिवाइज करा रहा हूं एक बार फिर से आपको लैंग्वेज में कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो आंसर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आरबीआई से पर्सन होते हैं।
3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। और इस कमेटी का जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। इस कमेटी का हेड कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द बॉडी ऑफ आरबीआई हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके हेड कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और इस कमेटी का काम क्या होता है? अब इस कमेटी का काम क्या होता है? अभी ध्यान से सुनो। रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इंपोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन अबाउट द सेटिंग द बेंचमार्क रेट। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है रेपो रेट। अब इस चीज को ध्यान से सुन लो। आपसे कोई पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम होता है, तो आप क्या कहेंगे? सीधा सिंपल लैंग्वेज में तो क्या कहेंगे? रेपो रेट को सेट करना होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बेंचमार्क रेट क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है। कई बार मुझसे डाउट भी पूछ चुके हैं बच्चे डायरेक्टली कॉल करके भी, या दोनों चीजें सेम होती हैं अलग होती हैं। तो आपको बेंचमार्क का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको बेंचमार्क का मीनिंग पता लग गया तो सारी चीजें पता लग जाएंगी। बेंचमार्क का मीनिंग होता है सबसे इंपॉर्टेंट। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट। और आगे क्या लिखा है? रेट, सबसे इंपॉर्टेंट रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रेट को सेट करना। और जितनी भी रेट का मतलब क्या है? ब्याज की दर। और जितनी भी ब्याज की दरें हैं आज के टाइम में, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेट कौन सी है? वो रेपो रेट है। सबसे इंपॉर्टेंट रेट कौन सी है? रेपो रेट है। तो रेपो रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेपो रेट को ही बेंचमार्क रेट कहा जाता है। कभी पास्ट में बैंक रेट हुआ करती थी, लेकिन मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा, बहुत पुरानी चीज हो गई। तो अभी माइंड में क्या याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रेट होती है वो सेट करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेट है वो रेपो रेट है। वो रेपो रेट को बेंचमार्क रेट कहा जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा मैंने बताया आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में बनाया गया था। 2016 में कब बनाया गया था? 27 जून 2016 को। ठीक है, तो आपसे ईयर पूछा जा सकता है, डेट ज्यादातर नहीं पूछी जाती है आपसे। एक क्वेश्चन आपका यहां से आया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को किस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर बनाया गया है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 ZB के अंडर बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आपको याद कर लेना है। तो आरबीआई जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके सेक्शन 45 ZB के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है 27 जून 2016 को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले क्या होती थी? एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी जो सिर्फ एडवाइस दे सकती थी, जिसके पास पावर नहीं थे, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। तो अब उसको खत्म कर दिया गया और 2016 में क्या बना दिया गया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई, जिसके अंदर अब प्रेजेंट में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं और 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से आते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मेंबर आते हैं, वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। ध्यान देना, जो आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर है वो 3 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं वो 4 साल तक रहते हैं। 3 member comes from RBI and the 3 members are appointed by government for 4 year। जो आरबीआई की तरफ से हैं वो ऑफिशियल होते हैं, वो 3 साल के लिए रहते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे वो 4 साल के लिए आएंगे। क्लियर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये 6 मेंबर है मिलकर मीटिंग करते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ की सहमति बने किसी बात पर, किसी की सहमति ना बने, कुछ अवेलेबल हो मीटिंग अटेंड करने के लिए, कुछ अवेलेबल ना हो। तो जब भी ये मीटिंग होगी तो कोई भी जब डिसीजन लेना होगा, उस डिसीजन को लेने के लिए कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? कम से कम 6 में से 4 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। 4 मेंबर्स के हस्ताक्षर होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए किसी डिसीजन पर। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज 4 मेंबर। तो कोरम का मीनिंग समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोरम कितने मेंबर्स का होता है? कोरम का मतलब क्या है? किसी डिसीजन पर ठप्पा लगाने के लिए कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी हैं? मीटिंग करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने जरूरी हैं? 4 मेंबर होने जरूरी हैं। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको कहा गया है कि साल में कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है?
कम से कम 4 बारी मीटिंग करेगी, कम से कम 4 बारी मीटिंग करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पब्लिश करेगी, कम से कम 4 बारी। अब ध्यान देना, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और हर कितने बारी करेगी कम से कम मीटिंग? 4 बारी। तो कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम तो 3 महीने में एक बारी मिलना तो इनका तय है। इन मेंबर्स का कम से कम 3 महीने में एक बारी मिलना तो तय है। और 3 महीने का मतलब क्या है? क्वार्टरली, कम से कम क्वार्टरली मीटिंग तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम क्वार्टरली मीटिंग तो होनी ही होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? मैक्सिमम कितनी होगी या जनरल कितनी होती है, ऑन एन एवरेज कितनी होती है? तो ध्यान देना, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर वो कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक साल में कम से कम ये जो जनरली हर 2 महीने बाद मीटिंग करते हैं और एक साल में कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे। तो कम से कम अब ये 6 बारी तो मीटिंग करते ही करते हैं एक साल में। तो 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आर पब्लिश्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन ए फाइनेंशियल ईयर। बाई मंथली का क्या होता है? देखो, मंथली का तो मतलब हो गया मंथली, ठीक है, और बाई का मतलब क्या होता है? जो काम हर 2 महीने बाद होता हो। एक साल में 12 महीने होते हैं और हर 2 महीने बाद होगा, तो टोटल कितनी पॉलिसी बन जाएंगी? 6 बन जाएंगी। तो एक साल में 6 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स रिव्यू करती है, पब्लिश करती है एक फाइनेंशियल ईयर में। कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब कब करती है? जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। तो अप्रैल के लगभग फर्स्ट वीक में इनकी एक पहली मीटिंग होती है और उसमें जो पॉलिसी रेट्स होती हैं उनको डिसाइड करते हैं कि इनमें कुछ चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना, और नहीं करना चाहिए तो कब तक नहीं करना चाहिए। तो अप्रैल में होगी पहली मीटिंग, हर 2 महीने बाद भाई, जब से भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो अप्रैल और मई की बन जाएगी पॉलिसी, फिर जून के फर्स्ट वीक में आएंगे, 3-4 जून के आसपास, ठीक है, तो जून जुलाई की बन जाएगी, ठीक है, फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर की इधर पॉलिसी बन जाएगी। अगस्त सितंबर में मार्केट में जो ब्याज की दरें वो कैसी रहनी चाहिए। सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, और फिर दिसंबर जनवरी, और फिर यहाँ फरवरी मार्च के लिए हर 2 महीने के लिए पॉलिसी मंथ स्टार्ट होगा, तभी स्टार्टिंग में ही पॉलिसी आ जाती है। तो एक साल में 6 बारी मीटिंग होगी। अगर 6 बारी ना हो पाए तो कम से कम 4 बारी तो करनी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? कब कब करनी पड़ेगी? हर 2 महीने बाद। कब से स्टार्ट होता है महीना? कब से स्टार्ट होता है जो ईयर, फाइनेंशियल ईयर? अप्रैल से। तो अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी, इन महीनों के पहले वीक के अंदर इनकी मीटिंग होकर जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट्स वगैरह होंगे ये पब्लिश कर देंगे, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे, मार्केट में पब्लिश कर देंगे। क्या 6 से ज्यादा हो सकती हैं? अब मुझे बताना कि क्या 6 से ज्यादा भी मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है? हो सकती हैं। 6 बार से ज्यादा भी ये मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। हुआ ना इसी साल अभी, ठीक है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा था 2019-20 वाला, 2019-20 का जो फाइनेंशियल कंप्लीट हो रहा था और बीच में ये कोविड-19 आ गया, ये कोरोना वायरस आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, मार्केट में एकदम से हलचल हो गई। मार्केट में पैसा बिल्कुल खाली-खाली हो गया। तो उसको चलते हुए मार्केट में मनी की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आरबीआई आया और लास्ट जो फरवरी में आ चुकी थी, फरवरी, अब जो 2020 वाली फरवरी, देखो फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था। 19-20 कब समाप्त होगा? अब कौन सा चल रहा है? अब 20-21 चल रहा है। अब कौन सा चल रहा है? 20-21। तो 19-20 कब खत्म होगा? अब ये जो 31 मार्च गया तब खत्म हुआ है। तो 2020 के 31 मार्च को खत्म हुआ है। तो अभी जो फरवरी में एक रिपोर्ट आ चुकी थी 2020 के, ठीक है, और अब सीधी कब आती है? 2020-21 की पहली अप्रैल में आती। अब फरवरी की स्टार्टिंग में तो आ चुकी थी, लेकिन जो मार्च था, मार्च की 23 को, 24 को मीटिंग हुई फिर आरबीआई की, और
27 को मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा से आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा से आ गई। अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में आने के बाद फिर से कब आ गई, मार्च के एंड में फिर से आ गई। और ये क्या थी, 7th मॉनेटरी पॉलिसी थी। इस साल में ये कौन सी थी, 7th मॉनेटरी पॉलिसी। जरूरत पड़ने पर 6 से ज्यादा भी आ सकते हैं और कोई इमरजेंसी हो जाए तो 6 से कम भी हो सकते हैं। ऑन एवरेज 6 होती ही होती हैं, होती ही होती हैं। अब अप्रैल में हुई है 2020-21 के लिए पहली मॉनेटरी पॉलिसी कब आई है, 4 अप्रैल को आई है। 4 अप्रैल को आने से पहले वो 1-2 दिन बैठकर मीटिंग भी करते हैं। और जब भी एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस साल के अंदर कब कब मॉनेटरी पॉलिसी आएंगी, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज आएंगे, कब कब मीटिंग होगी, उनका पहले ही एक शेड्यूल बना लिया जाता है, टाइम टेबल बना लिया जाता है। और वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले मंथ के अंदर अंदर ही आरबीआई अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देता है। अभी चले जाओ आरबीआई की वेबसाइट पर rbi.org.in पर, और वहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, जो नए नए वहां पर नोटिफिकेशंस वगैरह आए, सर्कुलर वगैरह आए हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा शेड्यूल। और वहीं से मैंने आरबीआई की वेबसाइट से निकालकर शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं कि इस साल में कब कब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये जो आरबीआई की वेबसाइट का है, आप वेबसाइट पर जाना चाहें तो जा सकते हैं rbi.org.in पर, और वहां पर जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक इस तरह का मीटिंग शेड्यूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर 2021 का आपको इस तरह का मिल जाएगा। उसको ओपन कर सकते हैं या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जेडबी याद रखना है। जेडबी के अंदर क्या था, जेडबी देखो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके सेक्शन जेडबी के अंडर तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, और जेड आई के फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल पब्लिश करना जरूरी है। अब ये शेड्यूल कब कब है, पहली जो मीटिंग हुई वो कब हुई है, वो 4 अप्रैल को हुई है, पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी। दूसरी कब होगी, 3 से 5 जून को, 3 से 5 जून को। तीसरी कब होगी, अगस्त में, अगस्त 4 से 6 अगस्त के बीच में। चौथी होगी सितंबर में, 29-30 सितंबर, और 1 अक्टूबर को ये बता देंगे, यानी कि अक्टूबर में होनी है। अगस्त सितंबर की बनेगी, लेकिन अक्टूबर में जो पब्लिश करनी है उसकी मीटिंग पहले हो जाएगी और 1 अक्टूबर को ये पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो अक्टूबर को हो जाएगी। और आगे है दिसंबर, 2 से 4 दिसंबर के बीच में आ जाएगी। और लास्ट होगी फरवरी में, फरवरी मार्च की। फिर अप्रैल तो अगला 2021 का आ ही जाएगा। फिर ये 6 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होंगे इस साल के अंदर। और जब जब ये चेंज होंगे तो कुछ ब्याज की दरें चेंज होगी, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो वो उनके रेट्स वगैरह आपको ध्यान रखने होते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीफ जनरल मैनेजर कौन है आरबीआई के, तो प्रेजेंट में अभी योगेश दयाल है। प्रेजेंट में कौन है, योगेश दयाल है। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसीज आती हैं कम से कम साल में 6 बार ही। अब यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर ली, इसके बनने की बात कर ली, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन सभी के बारे में मैंने बात कर ली। लेकिन इसके अंदर जो ये 6 मेंबर हैं, ये जो 6 मेंबर हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पहले तो बात कितने मेंबर होते हैं, अब कौन कौन से मेंबर हैं। ये टाइम टू टाइम हो सकता है बदलते रहे, लेकिन एट प्रेजेंट जब मैं आज वीडियो मई 2020 के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एट प्रेजेंट जो हैं मैं उनके नाम बता देता हूं आपको। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करता हूं। 3 मेंबर कहां से आते हैं, आरबीआई के अंदर से आते हैं। और 3 मेंबर कहां से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। जो आरबीआई की तरफ से आते हैं, सबसे पहला कौन आता है, आरबीआई का गवर्नर आता है, जिसका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। जो आरबीआई का गवर्नर है वो मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन होता है। आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन है या कौन होते हैं। कौन होते हैं पूछा जाए तो क्या कहोगे, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन है तो आप क्या कहोगे, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास कौन है, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। एनएचबी के एग्जाम में आया था किस नंबर के गवर्नर है, ठीक है, याद रखना। तो चेयरमैन का मतलब क्या है, मुखिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप डाउटफुल होगे, आपसे पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंचार्ज कौन होते हैं। आप क्या करते हो, आप गड़बड़ कर देते हो। आप इंचार्ज को
और चेयरमैन को सेम समझ लेते हो। अगर नहीं भी समझते हो तो उसका उल्टा पुल्टा करके आ जाते हो एग्जाम के अंदर। नहीं तो ध्यान से याद रखना कि जो दूसरा मेंबर होता है, जो दूसरा मेंबर उसका नाम क्या है, माइकल देब्राता पात्रा, एम डी पात्रा कह सकते हैं या माइकल डी पात्रा कह सकते हैं या माइकल पात्रा, जो भी आपको कहना है शॉर्ट फॉर्म में। मैंने इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, माइकल डी ब्राता पात्रा है। और कौन होता है दूसरा पर्सन? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है। और ये डिप्टी गवर्नर कौन कौन होता है? यही इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो आपसे पूछा जाए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंचार्ज कौन होता है, तो डिप्टी गवर्नर होता है। चेयरमैन कौन होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। इंचार्ज कौन होता है? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। हमेशा डिप्टी गवर्नर रहेगा, लेकिन भले ही डिप्टी गवर्नर कोई सा भी हो। आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एट प्रेजेंट 3 गवर्नर हैं। उनमें से माइकल डी पात्रा है, उसको ये जॉब असाइन की गई है। अब ध्यान से सुनो, चेयरमैन और इंचार्ज में क्या डिफरेंस है। भाई आप क्लास में आए, ठीक है, मेरी क्लास में आए, ठीक है, मैं क्लास का क्या हूं? चेयरमैन हूं। मैं सामने जो चेयर रखी है उस पर आकर बैठूंगा, उस पर आपको ऑर्डर दूंगा, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये सुनाओ वो सुनाओ, ठीक है। मैं क्लास का क्या हूं? चेयरमैन हूं। लेकिन मेरी कॉल आ गई और मुझे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ा, क्लास से बाहर जाना पड़ा, और क्लास से बाहर जाऊंगा तो आप शोर करोगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा, आप में से जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, होशियार है, जो मॉनिटर बना रखा क्लास का, मैंने क्या कर दिया, उसको कहा कि तुम आगे खड़े हो जाओ और तुम इस क्लास को संभाल लो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो इंचार्ज हो जाएगा। अब उसको उसको क्या जिम्मेवारी है? क्लास को हैंडल करना, क्लास को हैंडल करना। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब ऐसे ही आरबीआई गवर्नर तो क्या हो गया, हेड हो गया। दूसरा जो माइकल डी पात्रा है वो क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या हो गया, इंचार्ज होगा। उसका क्या काम होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कब बैठक होनी है, क्या क्या पॉइंट डिस्कस करनी है, क्या निष्कर्ष निकला है, उन सभी का अरेंजमेंट करना, मीटिंग का अरेंजमेंट करना, क्या पॉइंट क्या हुआ है, सारी चीजें संभालना उसका काम होगा इंचार्ज का। तो दो दो चीजें मैंने सिखाई हैं। जो तीसरा पर्सन होता है आरबीआई की तरफ से, जो तीसरा पर्सन होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्टर। जो मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाए थे, वहां से एक डायरेक्टर्स को उठाकर लाते हैं, एक मेंबर वो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। अब कौन अपॉइंट हो रखा है यहाँ पर, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं आरबीआई के अंदर। तो जनक राज याद रखना, जनक राज अभी प्रेजेंट में। तो 3 नाम याद रखने हैं। यहां से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, आरबीआई की तरफ से कितने होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितने होते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 4 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है, इनमें से कौन सा आरबीआई की तरफ से नहीं है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है, या कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कौन सा आरबीआई की तरफ से है। इस तरीके से जैसा भी एग्जामिनर का मन करेगा ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब माइकल डी ब्राता कौन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इनसे पहले यहां पर कौन थे, एनएस विश्वनाथन थे, ठीक है। वो रिजाइन दे चुके हैं, वो जून में रिजाइन देकर चले गए हैं। तो उनकी जगह पर माइकल डी पात्रा को बनाया गया है। अब ये जो माइकल डी पात्रा थे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे आरबीआई के, तो इनको ऊपर की तरफ डिप्टी गवर्नर बना दिया, शिफ्ट कर दिया। और यहां पर किसको ले आए, जनक राज को ले आए, ठीक है। तो ये जो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, मेरे हिसाब से ये जनवरी में बनाए गए हैं, और जनक राज भी यहाँ पर ये जनवरी में ही अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। जो डिप्टी गवर्नर 15 जनवरी को बनाए गए होंगे और ये जनक राज 23 जनवरी 2020 को बनाए गए हैं, ठीक है। तो डेट वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, मैंने आइडिया बताया कि ये रिसेंट की अपॉइंटमेंट्स है, बेटा याद रखना है इनको, ठीक है। दूसरा इधर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट अब किन को भेजे, यहां पर तो इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं ना सारे। किसी सिंगर को नहीं भेज सकते, किसी क्रिकेटर को नहीं भेज सकते, किसी मनमर्जी के मालिक को नहीं भेज सकते। यहां तो वही बंदा आ सकता है जिससे इकोनॉमी की समझ हो, इकोनॉमी की समझ हो, अर्थव्यवस्था की समझ हो। तो अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले कहां मिलेंगे, जो पढ़ाते होंगे, ठीक है। कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई स्टैटिस्टिशियन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग ही कोई कॉलेज में हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकते हैं,
वहां से गवर्नमेंट पकड़ के लाएगी अपने चहीते बंदों को, और यहाँ पर जिनको समझ होगी यहाँ पर अपॉइंट कर देगी। तो सबसे पहले जो पर्सन है वो चेतन घाटे हैं। सबसे पहले पर्सन कौन है? चेतन घाटे। अब चेतन घाटे कौन है? ये प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर कौन है? ये प्रोफेसर हैं। दूसरे पर्सन है पामी दुआ। पामी दुआ कौन है? ये भी डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है? डायरेक्टर हैं। तीसरे पर्सन है रविंदर एच ढोलकिया। रविंदर एच ढोलकिया ये कौन है? ये भी प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो यहां पर कोई इकोनॉमिस्ट आ सकता है, मैनेजमेंट गुरु आ सकता है, कोई स्टैटिस्टिशियन आ सकता है जिसको इकोनॉमी की भाषा समझ आती हो, इकोनॉमी की नॉलेज रखता हो। इन तीनों पर्सन के आपसे नाम पूछे जाएंगे, किसी का भी आपसे प्रोफेशन नहीं पूछा जाएगा। तो प्रोफेशन तो मैंने आपको बताने के लिए लिखे हैं, इनके सिर्फ आपसे नाम पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? सिर्फ नाम पूछे जाएंगे। और ध्यान रखना ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? ये केवल 4 साल के लिए ही अपॉइंट होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। सभी की जानकारी मिल गई होगी आपको, ठीक है। उम्मीद रखता हूं कि आपको सारा का सारा आज की क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरे 1 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है, फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं। तो हमें क्या क्या रिवाइज करना है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे तो क्या है? सबसे पहले हमें मीनिंग याद होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। मीनिंग क्या था? Monetary policy is a tool that is prepared by RBI to control the फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, एक कितनी नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस बनाना ही क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों बनाया जाता है? ताकि आपकी करेंसी में ट्रस्ट बना रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये सब इसके क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों बनाया जाता है, या ये तो सीख लिया आपने। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई थी? जून 2016 में बनाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को किस एक्ट और सेक्शन के अंदर बनाया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के अंडर बनाया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी, तो इससे पहले क्या होती थी? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी, उसको हटाकर इसको बनाया गया है। इसके अंदर कितने पर्सन होते हैं? 6 पर्सन होते हैं। 6 पर्सन कहां से आते हैं? 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। यहां पर 6 के 6 वो पर्सन होंगे जिनको इकोनॉमी की नॉलेज होगी, जिनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं वो कितने साल के लिए आते हैं? वो 4 साल के लिए आते हैं, ठीक है। और इसको 45ZB के अंदर बनाया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है एटलीस्ट कम से कम 1 साल में कितनी बार मीटिंग करेगी? कम से कम 4 बार मीटिंग करेगी। और कमेटी को मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी हैं? कम से कम 4 मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी है। कम से कम 4 मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी है। क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है। आरबीआई की तरफ से कितने मेंबर आते हैं? 3 मेंबर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितने मेंबर आते हैं? 3 मेंबर आते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो कब कब अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है? अप्रैल में, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर में, फरवरी में। और 1 साल में कितनी बार पब्लिश करती है? 6 बारी। 6 बारी करने का मतलब क्या है? बाई मंथली। बाई मंथली का मतलब क्या है? जो काम हर 2 महीने बाद होता हो। क्या इससे कम भी कर सकती है? हाँ, कम भी कर सकती है। क्या इससे ज्यादा भी कर सकती है? ज्यादा भी कर सकती है। सिचुएशन पर, इमरजेंसी पर डिपेंड है सारी चीजें। जनरली 6 होती हैं। 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पब्लिश की जाती हैं। लास्ट ईयर में अभी 7 की गई है, वो कोविड-19 की वजह से की गई है। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। आरबीआई की तरफ से कौन-कौन आता है? शक्तिकांत दास है, माइकल पात्रा है, जनक राज है। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होते हैं या चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई गवर्नर होता है। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंचार्ज कौन है? इंचार्ज कौन है? डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब कौन सा डिप्टी गवर्नर है? अभी प्रेजेंट में 3 डिप्टी गवर्नर है, चौथी सीट खाली है।
तो माइकल पात्रा पहले कौन थे? माइकल पात्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के थे। ठीक है, जनवरी में इनको प्रमोट किया गया है और यहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन है? सारे प्रोफेसर हैं। ठीक है, और पहला कौन है? चेतन घाटे है, पामी दुआ है, रविंद्र एस ढोलकिया है। आई होप आपको 1 घंटे के लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का और मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। मैंने कहा था ना डेफिनेशन के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। तो टूल वर्ड जो कहा है, टूल का मतलब क्या है? उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल रूल्स हैं। तो उन टूल्स को अगली क्लास में पढ़ेंगे। टूल्स जो पढ़ेंगे मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक तरफ क्वांटिटेटिव टूल होंगे, दूसरी तरफ क्वालिटेटिव टूल होंगे और इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। मजा आएगा अगली क्लास में। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। और ये क्लास अच्छे से पढ़ लेनी है। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना है, कमेंट कर देना है वीडियो के नीचे। और समझ में आया है और मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी रात लग जाती है इन पीपीटीज को प्रिपेयर करने में। कॉन्सेप्ट तो दिमाग में होते हैं लेकिन इनको प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन से दबा लीजिए। जो भी कुछ करना होता है सारी चीजें कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।